तो क्लास 10 की हिंदी की पढ़ाई करने जा रहे हैं और आज का जो वीडियो है आपको एग्जाम में 20 से 25 नंबर आपको दिलवा सकता है। आज की जो वीडियो हम लोग सीखने जा रहे हैं वो जो भी बात हम आपको बताएंगे वो 20 से 25 नंबर तक दिलवा सकता है, ठीक ना। इसलिए जो वीडियो हम आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, इसमें जो भी बात हम आपको बताएंगे, जो भी बात आपको बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेकर के कॉपी में लिख लेना है। तो सर आप क्या बताने वाले हैं जिससे 20 से 25 नंबर हम ला सकते हैं? तो आज हम आपको बताएंगे क्या, तो हमारे बुक में जो गोदली बुक है, वर्णिका बुक है ना। तो जो बुक है उसमें बहुत सारे राइटर का नाम है, बहुत सारे लेखक का नाम है और लेखक के नाम के साथ साथ उनका जीवन परिचय है, उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, माता पिता कौन थे, कहाँ से पढ़ाई किए, कौन कौन सा बुक लिखे, कौन कौन सा कहानी लिखे, ये सब बातें हम आज जानेंगे। और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन बैंक है, कोई भी क्वेश्चन बैंक है आपके पास, या मॉडल सेट है या गेस पेपर होगा, गाइड होगा, तो आप उसमें खोल के देखिए। प्रत्येक हिंदी के सेट में क्या किया गया, बहुत सारा क्वेश्चन लेखक से पूछा गया। कम से कम 20 से 25 नंबर का क्वेश्चन आपको लेखक से आता है। लेखक वाला जो पोर्शन है उस पोर्शन से 20 से 25 नंबर तक का क्वेश्चन आ जाता है, वो भी ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। तो इसलिए आपको ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है, ये वीडियो को जानना अच्छी तरीके से समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो फिर से हम आपको बता दें कि इसमें जितना भी लिखा हुआ है आप उसको क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि 20 से 25 नंबर आपको क्या करेगा, जो आज का वीडियो आपको दिला देगा, ठीक है। 20 से 25 नंबर तक का मार्क्स आपको कौन दिलाएगा, आज का वीडियो। तो मेरे आपको समझ में आ गया होगा कि ये वीडियो देखना क्यों जरूरी है। अब वीडियो में हम जो बता रहे हैं वो चीजें समझा देते हैं। तो सबसे पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए है ना। चलिए हम सामने आकर इसको समझाते हैं। तो देखिए हम लोग समझेंगे क्या, बारी बारी से श्रम विभाजन है, 20 के दांत है ना। इसके बाद नाखून क्यों बढ़ते हैं, अभिनय है, नागरी लिपि है, शिक्षा और संस्कृति है, ऐसा 12 लेसन है आपको दर देखा नहीं। गोडली भाग 2 जो है हिंदी का बुक का आपका क्या नाम है, गोडली भाग 2 है ना। इसको 2 भाग में बांटा गया है, गद्य खंड और दूसरा पद्य खंड। तो गद्य खंड में 12 लेसन है, कितने लेसन है, 12 लेसन। तो आज का पार्ट 1 में हम लोग 6 लेसन के बारे में जानेंगे। कितने लेसन 1 में, 6 लेसन। 2 लेसन यहाँ पर लिख चुके हैं, फिर इसको साफ करेंगे, फिर से आगे का लेसन हम लिखेंगे, ठीक है। तो आज के पार्ट में हम लोग 6 लेसन जानेंगे, अगले पार्ट में 6 लेसन जानेंगे, तो गद्य खंड खत्म हो जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग पद्य खंड है, उसमें भी आपको 12 लेसन है ना, उसको भी 2 पार्ट में बनाएंगे, ठीक है। और इसके बाद जो वर्णिका बुक है आपका, गोडली के बारे एक बुक और है ना हिंदी का, जिसका नाम है वर्णिका, उसका भी हम लोग एक पार्ट में खत्म करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका लेसन क्या, बुक खोलिए, बुक में सबसे पहले आपका लेसन श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ठीक है ना। श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये पहला लेसन है, जिसके लेखक का नाम क्या है, भीमराव अंबेडकर। लेखक का क्या नाम है, भीमराव अंबेडकर। और ये क्या है, ये पूछा जाता है, विज्ञान पूछा जाता है कि क्या निबंध है, कहानी है, व्यक्ति चित्र है, यात्रा वृत्तांत है, भाषण है क्या, तो ये क्या है, निबंध है। ऐसा समझना, ऑब्जेक्टिव ऐसा पूछा जा सकता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, तो क्या है, निबंध है। क्या है जी, निबंध है, समझ आया। चलिए इसके प्रमुख पात्र या भाव क्या है, तो ये जाति प्रथा की व्यर्थता, ठीक है। जाति प्रथा की व्यर्थता इसका भाव है, पात्र नहीं भाव है, क्या, जाति प्रथा की व्यर्थता। अब लेखक के बारे में जानेंगे हम लोग। तो लेखक का नाम है भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म हुआ है 14 अप्रैल 1891 में। ये याद रखिएगा, पूछा जाता है बार बार कि भीमराव अम्बेडकर जी को बाबा साहेब अम्बेडकर भी बोलते हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर बोलते हैं, भीमराव अम्बेडकर बोलते हैं, ठीक है। तो उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ। कहां पर, तो महू गांव में। महू कहां पर है जी, मध्य प्रदेश, ठीक है। कहां पर इनका जन्म हुआ है, महू में। अब महू कहां पर है, महू जो स्थान है वो किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश राज्य में है, ठीक है। और किस परिवार में इनका जन्म हुआ, तो दलित परिवार में इनका जन्म हुआ। किनका, भीमराव अम्बेडकर का। इनके माता का नाम भीमाबाई सकपाल था, याद रखिएगा। मम्मी जी का क्या नाम था, भीमाबाई सकपाल। पिताजी का नाम था रामजी मालोजी सकपाल, याद हुआ। पिताजी का क्या नाम था, रामजी मालोजी सकपाल। और उनकी पत्नी का नाम क्या था, सविता अम्बेडकर और रमाबाई अम्बेडकर। तो सर 2 नाम था, 2 नाम नहीं था, 2 पत्नियां थी इनकी, ठीक ना। इनकी कितने पत्नियां थी, 2 पत्नी थी। एक पत्नी का नाम था सविता अम्बेडकर, दूसरे का क्या नाम था, रमाबाई अम्बेडकर। आगे समझ में, तो सविता अम्बेडकर और रमाबाई अम्बेडकर वे अपने माता के 14वें संतान थे और अंतिम संतान थे, ठीक है। अपने माता पिता की ये 14वें संतान थे और सबसे अंतिम संतान थे, मतलब सबसे छोटे ये थे, ठीक है, परिवार में। आगे क्या करा, प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद बड़ौदा जो जगह है वहां के नरेश थे, उन्हीं की प्रोत्साहन पर, ठीक है, उन्हीं के प्रोत्साहन पर यह शिक्षा प्राप्त करने के लिए, ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहा गया, तो पहले गए न्यूयॉर्क जो कि अमेरिका में है, पहले कहा गया न्यूयॉर्क। उसके बाद वहां से कहा गया लंदन जो कि इंग्लैंड में है, ठीक है। 3 व्यक्तियों का इन पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है, 3 व्यक्तियों से ज्यादा इनको प्रेरणा मिला। किनका, तो बुद्ध का, गौतम बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। इन 3 व्यक्तियों का इन पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है, ठीक है। और आगे लिख रहा है कि भारतीय संविधान का निर्माता किन्हें कहा जाता है, तो बी आर अम्बेडकर को, बाबा साहेब अम्बेडकर को, क्योंकि भारतीय संविधान को बनाने में सबसे बड़ा हाथ किनका था, बी आर अम्बेडकर का था, ठीक है। दिसंबर 1956 में दिल्ली में क्या हुआ है, उनका निधन हो गया।
दिसंबर 1956 में दिल्ली में क्या हो गया, निधन हो गया, देहांत हो गया। अब इनकी कुछ रचना है, ये भी पूछा जाता है कि बताइए द कास्ट इन इंडिया डेयर मैकेनिज्म किनका रचना है, तो भीमराव अंबेडकर का। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि बुद्धा एंड हिज धम्मा, ये किनका रचना है, तो भीमराव अंबेडकर का। ठीक है, बी आर अंबेडकर। द अनटचेबल्स, ये किनका रचना है, बी आर अंबेडकर। हु आर दे या फिर हु आर सुधराज, ये किनका रचना है, बी आर अंबेडकर। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये भी किनका रचना है, तो बी आर अंबेडकर। ये जो कहानी लोग पढ़े, कहानी निबंध है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये कहां से लिया गया है, तो इसी से लिया गया है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से। ठीक है, ये इनका भाषण था, बहुत ही प्रसिद्ध भाषण था बी आर अम्बेडकर का, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इसी भाषण से लिया गया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये पूछा जाता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा कहां से लिया गया है, तो इनके प्रसिद्ध भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया। और इनका जो साहित्य में रचना है उसको 21 खंडों में क्या किया, भारत सरकार का जो कल्याण मंत्रालय है प्रकाशित किया है, मतलब 21 भागों में बांट दिया है। आगे समझ में, तो यही आपका भीमराव अंबेडकर का मेन पॉइंट। इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा एग्जाम में, इससे बाहर राइटर के बारे में कुछ नहीं पूछा जाएगा, ये मेरा गारंटी है। आया समझे ना, जो भी पूछा जाएगा इतना नहीं पूछा जाएगा। अगर भीमराव अंबेडकर से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो इतना के बाहर नहीं पूछा जाएगा। अब अगला चलते हैं 20 के नाम, जिनके राइटर है ललित त्रिलोचन शर्मा। ये क्या है, कहानी है, क्या है जी, कहानी है। ये इसमें मेन पात्र कौन है, तो शहंशाह, खोखा, मदन, गिरधर। ठीक है, ये इसके मुख्य पात्र है। इसका भी कहानी हम बना रहे, सबका अलग अलग क्वेश्चन आंसर भी बनाएंगे। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ लेखक परिचय जान रहे हैं, क्या जान रहे हैं, लेखक का परिचय। ठीक है ना, इसके बारे में अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें क्या करेंगे, तो श्रम विभाजन जाति प्रथा के बारे में जानेंगे पूरा क्वेश्चन, फिर भी इसके दांत तक क्या क्वेश्चन है वो भी जानेंगे। ठीक है, तो चलिए अब लेखक के बारे में जानते हैं। ललित त्रिलोचन जो शर्मा है, इनका जन्म 18 फरवरी 1916 को कहा हुआ था, तो पटना सिटी में एक क्या है जगह, बद्रघाट। ठीक है ना, अगर आप पटना के हो तो आपको पता होगा बद्रघाट कहां पर है। ठीक है ना, तो वहीं पर इनका जन्म हुआ है, समझा गया। तो जन्म कहां पर हुआ जी, तो पटना में 18 फरवरी 1916 को बद्रघाट में। ठीक है, और ये क्या है, इनके पिताजी का क्या नाम था, इनके पिताजी का नाम था पंडित रामावतार शर्मा, जो कि संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। ठीक है, इनके पिताजी का क्या नाम था, पंडित रामावतार शर्मा, जो कि संस्कृत के बहुत बड़े क्या थे, विद्वान थे। माता का क्या नाम था, रत्नावती शर्मा। माता का क्या नाम था, रत्नावती शर्मा। ये पढ़ाई कहां से किया जी, तब पटना कॉलेजिएट स्कूल। पटना कॉलेजिएट स्कूल, अगर पटना के बार बार बोल रहे हैं कि पटना कॉलेजिएट स्कूल भी बहुत फेमस है, आपको उसके बारे में भी पता होगा। ठीक है, तो उसी पटना कॉलेजिएट से इनका पढ़ाई हुआ है। उसके बाद ये आगे की पढ़ाई कहां से की है, तो पटना यूनिवर्सिटी। पटना यूनिवर्सिटी है ना, उसी से क्या किया, तो संस्कृत और हिंदी दोनों में एमए की डिग्री प्राप्त की है। ठीक है, पटना यूनिवर्सिटी से ही संस्कृत में भी और हिंदी में भी दोनों में क्या किए, एमए की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद हरप्रसाद दास जैन कॉलेज, ये आरा में है, हरप्रसाद दास जैन कॉलेज ये आरा में है। उसके बाद रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय, पटना यूनिवर्सिटी जहां से पढ़ाई की है उसी का ये क्या बने, हिंदी विभाग के अध्यक्ष बन के रहे। ऐसे ना, जहां से पढ़ाई किया उस विश्वविद्यालय का भी क्या ये बने, अध्यक्ष बने हिंदी विभाग का। ठीक है, आया समझा। उनका निधन कब हुआ, 12 सितंबर 1961 को क्या हो गया, निधन हो गया। ये आधुनिक दृष्टिकोण के आलोचक के रूप में जाने जाते हैं। ये पूछा जाता है कि नलिन त्रिलोचन शर्मा किस रूप में जाने जाते हैं, आलोचक के रूप में जाने जाते हैं। ऐसा ना, आलोचक के रूप में जाने जाते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा गेस पेपर में भी या मॉडल सेट में भी, ये सब मिलेगा। आगे कह रहा है कि आलोचकों के अनुसार जो प्रयोगवाद है, प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किससे हुआ, तो नलिन त्रिलोचन की कविताओं से। नलिन त्रिलोचन शर्मा की कविताओं से क्या हुआ है, तो प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ हुआ है। ये भी पूछा जाता है कि प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ कहां से हुआ है, तो नलिन त्रिलोचन शर्मा की कविताओं से हुआ है। ठीक है, ये जो 20 का दांत है ये सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कहानी है। जो 20 का दांत है ना, ये कैसा कहानी है, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक। अगर आपका ऑप्शन में सामाजिक भी रहेगा मनोवैज्ञानिक भी रहेगा तो आपको दोनों में मारना, मतलब ए और बी ऐसा कोई रहेगा ऑप्शन, उसमें मारना है। ठीक है, और अगर सिर्फ सामाजिक रहेगा तो उसमें मार देना है, अगर सिर्फ मनोवैज्ञानिक रहेगा तो उसमें मार देना है। और अगर सामाजिक भी रहेगा, मनोवैज्ञानिक भी रहेगा और ए और बी ऑप्शन नहीं रहेगा तो आपको जारा किससे मारना है, जारा को मारना है मनोवैज्ञानिक पे। किससे मारना है, जारा मनोवैज्ञानिक पे। ऐसा समझना, ज्यादातर ये जो 20 का दांत कहानी वो क्या है, मनोवैज्ञानिक है, कुछ हद तक सामाजिक भी है। ठीक है, चलिए आगे का जो प्रमुख रचना है वो क्या है, दृष्टिकोण, साहित्य का दर्शन, इतिहास दर्शन, कहानी संग्रह, ये इनकी प्रमुख रचना है। जैसे पूछेगा कि बताइए कहानी संग्रह किनकी रचना है, तो नलिन त्रिलोचन शर्मा जी का। या पूछेगा कि बताइए दृष्टिकोण किनकी रचना है, तो नलिन त्रिलोचन शर्मा जी का। तो फिर से बोले जाए कि आप इसका स्क्रीनशॉट अगर नहीं लियो तो ले लो, क्योंकि इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा आपको, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। जो भी एग्जाम में अगर राइटर की तरफ से पूछा जाएगा क्वेश्चन, मतलब राइटर वाला पोर्शन से पूछा जाएगा तो इसी में से पूछा जाएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा, ये मेरा गारंटी है। तो फिर से बोले कि जो भी बता रहे हैं आप उसको ध्यान से सुनिए और सुनने के बाद उसको कॉपी में लिख लीजिए। चलिए इसको साफ करते हैं, साफ करने के बाद लेसन 3, 4, 5, 6 बताते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको साफ करते हैं।
अगला जो लेसन है, लेसन नंबर 3, पार्ट नंबर 3, जिसका क्या नाम है, भारत से हम क्या सीखे। तो भारत से हम क्या सीखे, इसके जो लेखक है उनका क्या नाम है, मैक्स मूलर। क्या नाम है, मैक्स मूलर। ठीक है, और ये क्या है जी, ये जो भारत से हम क्या सीखे वो क्या है, ये है भाषण। क्या है जी, भाषण है। आया समझे ना, भारत से हम क्या सीखे वो क्या है, भाषण है। और इसका प्रमुख पात्र या तो कोई है नहीं, तो भाव क्या है, तो भारत की विशेषताओं का वर्णन। तो इस लेसन में मैक्स मूलर साहब जो है इस भाषण में भारत की विशेषताओं का वर्णन किया है। आया समझे ना, ये जो भाषण दिए थे ना, उस भाषण में जो मैक्स मूलर साहब है वो क्या किए, भारत की विशेषताओं का वर्णन किए। चलिए अभी मैक्स मूलर साहब के बारे में जान लेते हैं। तो मैक्स मूलर जी का जन्म जो हुआ है जर्मनी में हुआ है। कहाँ, जर्मनी में। मतलब ये जर्मनी के थे, जर्मन राइटर थे। ऐसे ना, ये जर्मन राइटर थे, मतलब जर्मनी के थे। और जर्मनी में कहा जी, डेसाउ शहर, जर्मनी में डेसाउ शहर में 6 दिसंबर 1823 को हुआ। ठीक है, इनका जन्म समझाया। जब मैक्स मूलर 4 वर्ष के थे, जब 4 वर्ष के मैक्स मूलर थे, तो इनके पिताजी का नाम था विल्हेल्म मूलर। विल्हेल्म मूलर, इनका क्या हो गया, देहांत हो गया। जब मैक्स मूलर 4 वर्ष के थे, तो उसी समय उनके पिताजी विल्हेल्म मूलर का क्या हो गया, देहांत हो गया। फिर इनकी पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई लिखाई का चलता रहा। 18 वर्ष की उम्र में ये क्या किए, तो लीपजिग विश्वविद्यालय में संस्कृत की पढ़ाई शुरू की। 18 वर्ष की उम्र में लीपजिग विश्वविद्यालय में संस्कृत की पढ़ाई शुरू की। इससे पता चलता है कि जो संस्कृत है सिर्फ भारत में नहीं, विदेशों में भी चलता है। ठीक है, देखिए जर्मनी के ये राइटर जो है वो क्या कर रहे हैं, संस्कृत की पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। नहीं, इसका मतलब है कि जो संस्कृत का क्रेज है वो सिर्फ इंडिया में, इंडिया के बाहर भी है। ठीक है, आगे क्या कर रहे हैं, ये क्या है, बचपन से ही, शुरू में ही, छोटे से उम्र में ही संगीत के अतिरिक्त ग्रीक और लैटिन भाषा में क्या हो गए थे, विद्वान बन गए थे। मतलब संगीत में भी निपुण हो गए थे और ग्रीक और लैटिन भाषा में भी क्या हो गए थे, निपुण हो गए थे। कौन, मैक्स मूलर जी। यानी मैक्स मूलर जी क्या थे, तो संगीत के भी ज्ञाता थे, और संगीत के साथ साथ क्या थे, लैटिन और ग्रीक भाषा के भी क्या थे, ज्ञाता थे। लैटिन भाषा में कविता बचपन से ही लिखा करते थे, बचपन से ये लैटिन भाषा में क्या करते थे, कविताएं लिखते थे। कौन, मैक्स मूलर साहब। आया समझ ना, मैक्स मूलर साहब को लैटिन भाषा में बचपन से ही कविताएं भी लिखा करते थे। देखिए क्या करा कि इन्होंने हितोपदेश, हितोपदेश जानते होंगे, भारत का बुक है। हितोपदेश, कठ और केन उपनिषद, मेघदूत, ये सबका जर्मनी में, जर्मन भाषा में क्या किया, अनुवाद किए। कौन, मैक्स मूलर जी। तो मैक्स मूलर क्या किए, हितोपदेश का जर्मन में अनुवाद किए, जर्मन भाषा में। कठ और केन उपनिषद का भी जर्मन भाषा में अनुवाद किए। मेघदूत का भी जर्मन भाषा में अनुवाद किए। तो ये याद रखिएगा, कोई पूछा जा सकता है कि मेघदूत का जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया, तो मैक्स मूलर। कठ और केन क्या है, तो क्या है जी, उपनिषद है। क्या है, उपनिषद है। देखिए कितना क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कठ और केन क्या है, उपनिषद है। इसका जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया, तो मैक्स मूलर। ये तो प्रेस का जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया, मैक्स मूलर। ठीक है, मेघदूत, मेघदूत जिसको लिखे कालिदास है ना, तो मेघदूत को लिखने वाले कालिदास, लेकिन इसका जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया, तो मैक्स मूलर। मैक्स मूलर के पिताजी का क्या नाम था, विल्हेल्म मूलर। कहाँ गए थे, जर्मनी के डेसाउ शहर के, है ना। ये संस्कृत की पढ़ाई कहां से शुरू की है, तो लिपजिग विश्वविद्यालय से 18 वर्ष की उम्र में। ठीक है जी, 18 वर्ष की उम्र में लिपजिग विश्वविद्यालय से ये संस्कृत की पढ़ाई शुरू की। बचपन से ये किन दो भाषाओं में निपुण थे, तो ग्रीक और लैटिन भाषा में। साथ में ये संगीत के भी क्या थे, ज्ञाता थे। आया समझ में। इनके पिताजी की उम्र कितने वर्ष में हो गया, कितने वर्ष के थे ये जिसमें पिताजी का देहांत हो गया, ये उसमें 4 वर्ष के ही थे, मात्र 4 वर्ष के थे जब इनके पिताजी जन्म से। तो समझ आ गया क्या क्या सीखे मैक्स मूलर के बारे में। अब आगे इनके बारे में क्या है, इनके बारे में स्वामी विवेकानंद जो है इनको क्या बोले हैं, वेदांतियों का भी वेदांती बोले हैं। किनको, मैक्स मूलर को। तो ये भी पूछा सकता है कि वेदांतियों का वेदांती किन्हें कहा जाता है, तो मैक्स मूलर साहब को। किसने कहा, तो स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद को तो जानते हो ना जी, बहुत फेमस पर्सनालिटी है हमारे इंडिया के। नहीं, तो चलिए आगे। इसके बाद क्या है कि इनके पांडित्य से प्रभावित होकर, मतलब इनके ज्ञान से प्रभावित होकर जो ब्रिटेन के महारानी थी विक्टोरिया, नाम सुने ना महारानी विक्टोरिया का, नहीं नाम सुने हो, महारानी विक्टोरिया जो है इनके ज्ञान से, इनके पांडित्य से प्रभावित होकर इनको बुलाए अपने महल में। कौन सा महल, इनका महल का नाम था ऑसबोर्न प्रासाद। ऑसबोर्न प्रासाद, प्रासाद का मतलब होता है महल। चलो, प्रासाद का मतलब क्या होता है, महल। ऑसबोर्न प्रासाद में महारानी विक्टोरिया को इनवाइट किए, तो यहाँ पर जाके ये क्या किया, अपना भाषण दिए। कौन, मैक्स मूलर साहब। अब मैक्स मूलर साहब के भाषण से ये बहुत प्रभावित हुए। कौन, महारानी विक्टोरिया। महारानी विक्टोरिया जो है मैक्स मूलर साहब के भाषण से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, इंप्रेस हो गए। और इंप्रेस होकर इनको क्या किया, नाइट की उपाधि दी। कौन सा उपाधि, नाइट की उपाधि। नाइट की उपाधि हमारे देश में एक आदमी को मिला हुआ है। किनको मिला है, और भी लोगों को मिला होगा, लेकिन एक आदमी को आप लोग पहचानते हैं जिनको मिला है। कौन है वो, रविंद्रनाथ टैगोर। पता है ना, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ जो ठाकुर है उनको क्या मिला था, नाइट की उपाधि मिला हुआ था ना। तो ऐसे इनको भी, मैक्स मूलर साहब को भी इनको क्या मिला, नाइट की उपाधि, लेकिन इन्होंने स्वीकार नहीं किया। नाइट की उपाधि को तुच्छ लगा, इसे इन्होंने स्वीकार नहीं किया। आया समझना, नाइट की उपाधि को क्या किया, तिरस्कार कर दिया, अस्वीकार कर दिया। कौन, मैक्स मूलर साहब।
ठीक है, ऐसा ना। ये भाषण हम क्या सीखा, अभी बताया कि क्या है भाषण, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ये भाषण है। और इसका अनुवाद कौन किया है, तो भवानी शंकर त्रिवेदी। हिंदी में जो आप हिंदी के बुक में पढ़ रहे हो, हिंदी में कि जर्मनी भाषा पढ़ रहे हो, जर्मन भाषा पढ़ रहे हो क्या, या अंग्रेजी में पढ़ रहे हो क्या, है किस भाषा में, हिंदी में। तो हिंदी में आपके बुक में जो है ये अनुवाद कौन किए हैं, तो भवानी शंकर त्रिवेदी। ये भी पूछा जा सकता है कि भारत से हम क्या सीखे, जो भाषण है इसको हिंदी में रूपांतरण भाषांतरण कौन किए हैं, तो भवानी शंकर त्रिवेदी। समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं लेसन नंबर 4 की ओर। 4 में आपका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, है ना। इसके जो लिखने वाले हैं वो कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और ये क्या है जी, नाखून क्यों बढ़ते हैं वो क्या है, ये है ललित निबंध। ये पूछा जाता है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, क्या है, ऑप्शन नंबर 1 कहानी, ऑप्शन नंबर बी ललित निबंध, ऑप्शन नंबर सी भाषण, ऑप्शन नंबर डी यात्रा वृत्तांत। क्या है, तो क्या है ललित निबंध, इसमें टिक मार देंगे। आगे समझे ना। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, राइटर है हजारी प्रसाद द्विवेदी, है क्या ललित निबंध। और इसमें भाव क्या है, मानववाद, इसमें मानवता का दिखाया गया। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इससे किस चीज को दिखाया गया, इसमें मानवता को, मानवता पार्श्विक प्रवृत्ति जो हम लोग के अंदर है वो सबको दिखाया गया, इसको बोलते हैं मानववाद। ठीक है, अब लेखक के बारे में जान लेते हैं। तो लेखक का नाम तो पता है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है ना। इनका जन्म कब हुआ, 1960 में बलिया उत्तर प्रदेश में, बलिया उत्तर प्रदेश। अगर और खास जगह का नाम पूछे तो खास जगह का नाम यहाँ पर लिख लीजिएगा, खास जगह का नाम है दुबे छपरा, दुबे छपरा। अपना छपरा नहीं, अपना जो बिहार में छपरा है वो छपरा नहीं, दुबे छपरा। ये कहां पर है, बलिया। बलिया का नाम तो सुने होंगे, बलिया बहुत फेमस जगह है उत्तर प्रदेश का, नहीं। तो बलिया जगह पर दुबे छपरा गांव में क्या हुआ, इनका जन्म हुआ। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कहां पर बलिया, उत्तर प्रदेश राज्य में है। कब हुआ जन्म, 1960 में। तो क्या सीखे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म दुबे छपरा, ये जगह ये यहाँ पर लिख लीजिएगा, लिखना भूल गए थे, ये लिख लीजिएगा, दुबे छपरा बलिया में इनका जन्म हुआ उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इनके कहना है कि द्विवेदी जी जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, शांति निकेतन विश्वविद्यालय, ये सब विश्वविद्यालय में क्या क्या है, प्रोफेसर पद पे रहे हैं। किस पद पे रहे हैं, प्रोफेसर के पद पे रहे हैं। और साथ ही साथ प्रशासनिक पद पे भी रहे, ठीक ना, कुछ समय तक प्रशासनिक पद पे भी रहे। मतलब पूछा जाएगा कि बताइए किस विश्वविद्यालय में, किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पद पे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे। तो एक विश्वविद्यालय में नहीं, 2-3 विश्वविद्यालय, जैसे पहला है आपका काशी हिंदू विश्वविद्यालय, दूसरा है शांति निकेतन विश्वविद्यालय। ठीक है, और भी होगा, देखिए इत्यादि लिखा मतलब और भी होगा। इनका निधन कब हुआ जी, 1979 में दिल्ली में इनका निधन हो गया। निधन मतलब देहांत हो गया 1979 में, ऐसा ना। 1979 में इनका क्या हो गया, देहांत हो गया। ये इनका रचना तो बहुत है, अनगिनत रचना है, कितना प्यारा हो गया। ठीक है, फिर भी जो हमको खास लगा, जो रचना खास लगा, जो देखें कि एग्जाम में पूछा गया है, आपके मॉडल सेट में पूछा गया है, आपके गेस्ट पेपर में पूछा गया है, क्वेश्चन बैंक में आ चुका है, वही क्वेश्चन हम आपको क्या किया है, यहाँ पर लिख दिए, वही पॉइंट हम आपको यहाँ पर लिख दिए। तो इसका बहुत सारा रचना है, जैसे अशोक का फूल, कल्पलता, विचार वितर्क, कूटज, विचार प्रवाह, आलोक पर, बाण भट्ट की आत्मकथा, अनाम दास का पोथा, ये सब है। ठीक ना, अनाम दास का पोथा, ये सब क्या है, इनकी रचनाएं हैं। कोई दिक्कत। अब ये जो आलोक पर्व है, ये आलोक पर्व शायद इनका बहुत बड़ा रचना होगा। देखिए इसलिए इनको प्राइज मिला, बहुत सारा प्राइज। आलोक पर्व के एक प्राइज नहीं, बहुत सारा प्राइज मिला। देखिए आलोक पर्व के लिए उन्हें भारत सरकार की तरफ से क्या मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये भी पूछा जा सकता है कि किस रचना के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो आलोक पर्व के लिए। किस रचना के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो आलोक पर्व के लिए। आया पद्म भूषण का अवार्ड किस रचना के लिए मिला, तो आलोक पर्व के लिए। ठीक है, पद्म भूषण का अवार्ड किसने मिला, आलोक पर्व के लिए। और लखनऊ विश्वविद्यालय से इनको डी लिट की उपाधि दिया गया, किसके लिए, आलोक पर्व के लिए। आलोक पर्व के लिए इनको डी लिट की उपाधि दिया गया। तो ये था आपका लेसन नंबर 4 तक। अब लेसन नंबर 5 और 6 लेकर आते हैं। ठीक ना, पार्ट 1 में पहले बताया था कि लेसन 6 तक ही पढ़ेंगे, फिर इसके बाद पार्ट 2 में लेसन 7 से 12 तक लोग जानेंगे। तो चलिए अगला बोर्ड में खत्म हो जाएगा लेसन 5 और 6। इसको हम साफ करते हैं। तो साफ करने से आप क्या कीजिए, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे कि आप हर एक वीडियो में करते हो ना, तो फिर से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में लिख लीजिएगा। हमेशा एक बात याद रखिएगा कि 20 से 25 नंबर आपको मिलने वाला है इस वीडियो से, 20 से 25 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक ना, तो इसे इसको अनदेखा मत कीजिए, गिरौन मत कीजिए, जो भी हम बात बता रहे हैं ध्यान से सुनिए और कॉपी में लिख लीजिए। आया समझे ना, ये आपको आना ही आना है। ठीक है, तो चलिए इसको साफ। लेसन नंबर 5 क्यों चलते हैं, लेसन नंबर 5 में क्या है, नागरी लिपि। ठीक ना, लेसन नंबर 5 में आपके बुक में क्या है, नागरी लिपि। किसके राइटर कौन है, तो गुणाकर मूले। नागरी लिपि जो लेसन आपका है उसके राइटर कौन है, जो गुणाकर मूले। ये जो नागरी लिपि है ये क्या है, ये क्या है, निबंध है। क्या है, निबंध है। बोले ना कि कैसे पूछा जाएगा कि निबंध है कि कहानी है कि भाषण है या यात्रा वृत्तांत है क्या, ये क्या है, निबंध है। और इसका प्रमुख भाव क्या है, भाव क्या है इसका, तो नागरिक लिपि का इतिहास। नागरिक लिपि का इतिहास इस लेसन में बताया गया है।
ठीक है ना। इस लेसन में क्या बताया गया, नागरी लिपि का इतिहास। अब लेखक के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। तो जो गुणाकर मूल्य है उनका जन्म कब हुआ, 1935 में हुआ। याद रखिएगा गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ, 1935 में महाराष्ट्र के अमरावती जिले के एक गांव में हुआ था। याद हुआ। तो गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ, 1935 में। कहा, महाराष्ट्र के अमरावती जिले के एक गांव में हुआ था। ठीक है। शुरुआती शिक्षा जो इनका था वो मराठी भाषा में की है, मतलब मराठी भाषा में मिडिल स्कूल तक पढ़ाई की है। इसके बाद वर्धा चले गए। वर्धा एक जगह है महाराष्ट्र में, ठीक है ना, वर्धा एक जगह का नाम है। तो शुरुआती शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा मराठी भाषा में करने के बाद वो कहाँ गए, वर्धा। और वहां पर वो क्या किया, 2 वर्ष तक नौकरी की है। वहां पर 2 वर्षों तक नौकरी की है और साथ साथ में क्या किया, अंग्रेजी और हिंदी का पढ़ाई किया। ठीक है, मतलब प्रारंभिक शिक्षा मराठी भाषा में की है। अब मराठी भाषा में प्रारंभिक शिक्षा करने के बाद चले गए वर्धा। वर्धा जाने के बाद वहां क्या किए, 2 साल तक नौकरी की है, साथ ही साथ क्या किए, हिंदी और अंग्रेजी का पढ़ाई भी की है, मतलब काम के साथ साथ पढ़ाई भी वो जारी रखे। आगे कहा कि इलाहाबाद फिर आए और वहां गणित विषय में मैट्रिक करके फिर एमए की पढ़ाई की है। ठीक है, एमए तक की पढ़ाई की है। और 2009 में उनका क्या हो गया, निधन हो गया। 1935 में जन्म हुआ, 2009 में इनका क्या हुआ, निधन हुआ। अभी तक इनका क्या 2500 से अधिक लेख छप चुका है। 2500 से अधिक लेख छप चुका है। 30 पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है। सोचिए, बहुत ज्यादा ये क्या कर चुके हैं, रचना कर चुके हैं। नहीं तो क्या क्या रचना किए हैं, चलिए उन रचनाओं को देख लेते हैं। तो इनकी रचना बहुत सारा है। देखिए यही लिख रहा है 2500 से अधिक लेख छप चुका है और 30 पुस्तक से अधिक, मतलब 30 पुस्तक का प्रकाशन हो चुका है। ठीक है, कौन कौन सा है रचना, तो अक्षरों की कहानी, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक, या कहीं कहीं करेगा सिर्फ महान वैज्ञानिक, तो भी इन्हीं का है। ऐसा ना, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक, या फिर महान वैज्ञानिक, या ब्रह्मांड परिचय, या अक्षर कथा, नक्षत्र लोक, सौर मंडल, सूर्य, भारतीय लिपियों की कहानी, अंतरिक्ष यात्रा, ये सब इनका रचना है इनका। ठीक है, एक बार ये याद नहीं होगा, क्या कीजिएगा, 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्या क्या, तो प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक, है ना, भारतीय लिपियों की कहानी, अक्षर कथा, महान वैज्ञानिक, सौर मंडल, सूर्य, नक्षत्र लोक, ब्रह्मांड परिचय, ठीक है, अंतरिक्ष यात्रा, ये सब इनका रचना है। तो गुणाकर मूल्य जी का रचना है। ठीक है, कहा कि नागरी लिपि जो हम पढ़ रहे हैं, ये लेसन पढ़ना है ना, नागरी लिपि ये कहाँ से लिखा गया है, तो नागरी लिपि लिया गया भारतीय लिपियों की कहानी से। भारतीय लिपियों की कहानी जो ये है ना, इसी से लिया गया है नागरी लिपि। तो ये था लेसन नंबर 5। अब लेसन नंबर 6 है बहादुर। बहुत मस्त कहानी है बहादुर, इंटरेस्टिंग कहानी है। ठीक है, तो वो जो बहादुर कहानी है उसके लेखक कौन है, अमरकांत जी हैं। लेखक का नाम अमरकांत, ये कहानी है। और इसका मेन कैरेक्टर कौन है, तो बहादुर है, निर्मला और किशोर है। आगे समझे, बहादुर, निर्मला, किशोर। अब लेखक के बारे में जानते हैं। तो अमरकांत का जन्म कब हुआ, तो जुलाई 1925 में नागरा एक जगह है बलिया उत्तर प्रदेश में। नागरा एक जगह है बलिया उत्तर प्रदेश में, वहीं पे इनका जन्म हुआ अमरकांत जी का। ऐसा समझे ना। आगे कह रहा है कि इन्होंने गवर्नमेंट हाई स्कूल बलिया से हाई स्कूल की परीक्षा पास की। ठीक है, गवर्नमेंट हाई स्कूल बलिया से क्या की, हाई स्कूल की परीक्षा पास की। और उसके बाद कुछ समय तक गोरखपुर और इलाहाबाद में इंटरमीडिएट की पढ़ाई की है। गोरखपुर और इलाहाबाद में इंटरमीडिएट का पढ़ाई की है। लेकिन 1942 में क्या हो गया, आंदोलन टूट गए। भारत का जो आजादी का आंदोलन चल रहा था ना, पता है ना, 1942 में गांधी जी चलाए थे भारत छोड़ो आंदोलन, नहीं पता था, बता रहे थे। 1942 में गांधी जी चलाए थे भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, हम लोग का देश का आजादी का आंदोलन चल रहा था ना, तो 1942 में क्या किया, आंदोलन में टूट गए। ठीक है, इसी टाइम का पढ़ाई क्या हो गया, कुछ अधूरा रह गया, तो रोकना पड़ा। लेकिन पढ़ाई रुका नहीं, उस कुछ समय के लिए रोकना पड़ा। फिर अंत में 1946 में जाके सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट पास किया। ठीक है, मतलब इंटरमीडिएट की परीक्षा कहां से कर रहे थे, इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रहे थे गोरखपुर से, इलाहाबाद से कर रहे थे। लेकिन आंदोलन के कारण, भारत की आजादी के आंदोलन के कारण इनको पढ़ाई को क्या करना पड़ा, रोकना पड़ा। लेकिन फिर 1946 में सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट पास किए। 1947 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से क्या किए, बीए की परीक्षा पास किए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से क्या किए, बीए की परीक्षा पास किए। और 1948 में आगरा पहुंचे। आगरा का दैनिक पत्र सैनिक, कौन सा दैनिक पत्र है, सैनिक के संपादकीय विभाग में नौकरी करना शुरू कर दिए। ठीक है, आगरा में एक दैनिक पत्र निकलता था जिसका नाम है सैनिक, उसी के संपादकीय विभाग में क्या कर दिए, नौकरी कर दिए। कथा लिखने में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। देखिए कथा लेखन के लिए अमरकांत जी को क्या मिला हुआ है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। एक कहानी है, उसका नाम क्या है, डिप्टी कलेक्टरी। एक कहानी है जिसका क्या नाम है, डिप्टी कलेक्टरी। इसको भी क्या मिला है, पुरस्कार मिला है। ठीक ना, इनका कौन सा कहानी को पुरस्कार मिला है, तो डिप्टी कलेक्टरी। इनको कौन सा प्राइज मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब इनका क्या क्या रचना है, वो रचना जानते हैं। बहुत सारी इनका भी रचना है, इनकी रचनाएं भी बहुत सारी अनगिनत है, लेकिन सबको जानना पसंद नहीं है। जो जो खास है वो हम आपको बताते हैं। जैसे देखिए, जिंदगी और जोंक,
देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा, ये सब कहानी है। ये सब क्या कहानी है जो अमरकांत जी ने लिखा है। इसके बाद सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, काले उजले दिन, सुख जीवी, बीच की दीवार, ग्राम सेविका, ये सब क्या है उपन्यास है। ये सब क्या है उपन्यास है। और वानर सेना, ये क्या है बाल उपन्यास है। वानर सेना क्या है बाल उपन्यास है। तो यही था आपका आज का वीडियो, जिसमें हम आपको 6 लेसन तक के जो राइटर हैं उनके बारे में पूरी जानकारी दे चुके हैं। ये ना आपको करना क्या है कि जब जब हम आपको बोर्ड पर लिखे थे तो हर एक पार्ट को क्या करना, आपको स्क्रीनशॉट लेना है। इसका भी अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिए हो तो जल्दी से इसका क्या कीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिमाग में रखिए कि 20 से 25 नंबर आपको मिल जाएगा इस वीडियो से, ठीक है। इसका पार्ट 2 अगले पार्ट में लेकर आएंगे। पार्ट 1 में 6 लेसन गए ना, पार्ट 2 में लेसन 7 से लेसन 12 तक बताएंगे, ठीक है। ताकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है ना, तो पार्ट 2 में पार्ट 2 में लेसन 7 से 12 तक बताएंगे। तो आज के इतना ही रहते हैं। फिर से आपको यही बोलेंगे कि जितना भी इस आज के वीडियो में आपको बताया गया सबको स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी में लिखिए, 1 से 2 बार पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। इससे बहुत सारा क्या आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है। 20 से 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड कन्फर्म है कि आना ही आना है। तो अगर आप चाहते हैं कि 20 से 25 नंबर हम प्राप्त कर लें तो आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है ना, जो हम बोले वो करना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के पार्ट नंबर 2 के साथ। आज के इतना ही।